जो है एक कफ वेरिएंट अस्थमा भी होता है जो मोस्ट कॉमन है, और दूसरा है कि जिसमें डिस्पनिया ज्यादा होता है, यानी कि ब्रेथलेसनेस ज्यादा होता है। तो यानी कि संख्या संप्राप्ति बस खाली जगह बदलती है, यानी कि एक जगह दोष नासा मार्ग पे उरह स्रोतस में ज्यादा होते हैं, ऊर्ध्व में, और तमक श्वास में ये उरह पे थोड़ा ज्यादा काम करते हैं। कुछ कुछ संख्या संप्राप्ति हमारे जो कास व्याधि उससे मिलती है, लेकिन फिर भी तमक श्वास बहुत ही अलग है। तमक श्वास की चिकित्सा करते समय संख्या संप्राप्ति बहुत ही सटीक होती है, यानी कि बहुत स्पेसिफिक होती है। सिंस श्वास के प्रकार नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, या तरतम से हमेशा कफ प्रधान वात में ही आके फंसता है। अब ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे कि यानी कि करंटली आपके पास अगर अस्थमा का पेशेंट आया तो आप किस तरह से उसको सोचोगे और किस तरह से उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। जैसे नॉर्मली अगर कोई अस्थमा का पेशेंट आता है तो एक फर्स्ट लाइन ऑफ जो ट्रीटमेंट होती है, हम हमेशा डिसाइड करते हैं कि हम ये कल्प यूज करेंगे। लेकिन बड़ी बात ये होती है कि काफी खाली कल्प यूज करने से नहीं होता। उसमें हमें से ये देखना पड़ता है कि एग्जैक्टली संख्या संप्राप्ति क्या है और उसके अगेंस्ट आपके पास मेडिसिन क्या है। जहां कास और प्रतिश्याम में मैं हेतु के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता है, यानी कि वो 1.5 घंटे में तो 45 मिनट हेतु के ऊपर बात किया, क्योंकि वहां हेतु के बिना नहीं चलता। तमक श्वास या जो अस्थमेटिक कंडीशन है उसमें हेतु तो होते ही है, लेकिन सिंस इसके अंदर जो दोष है यानी कफ दोष है, ये बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। यानी कि अगर एक वर्ड में हम बता दें तो तमक श्वास की चिकित्सा करना यानी किसी कफ दोष की चिकित्सा करना है। अब वो कफ दोष कैसा होता है, किस तरह से होता है, किस तरह से अवरोध करता है, कितना ज्यादा वो जो है अटैक ला सकता है, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकता है, ये सब हम लोग थोड़ा संख्या संप्राप्ति के बारे में बात करें, यानी उसके बारे में देखने की कोशिश करें। कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने स्टार्टिंग में छोड़ा था और ये टॉपिक के लिए स्पेसिफिकली बचा के रखा था, और हम डिस्कस करते हैं एक एक। कि सबसे पहली बात कि किसी एक पर्सन को अस्थमा चाइल्डहुड में ही क्यों होता है, और जैसे हम कहते हैं कि जेनेटिक एक कॉज होता है, तो ऑफ कोर्स जेनेटिक कॉज होता है, बट सबसे बड़ा अगर पॉइंट देखा जाए तो शारंगधर संहिता के अंदर श्लोक आता है कि शोणित से किस अवयव की उत्पत्ति होती है। तो शोणित पेन प्रभव फुफ्फुस, यानी कि शोणित के फेन से फुफ्फुस की उत्पत्ति होती है। यानी कि बेसिकली मैं एक बैकग्राउंड बात करना चाहता हूँ कि लंग्स की आयुर्वेद के अंदर फिलहाल जो रेफरेंस मिलते हैं उससे मुझे क्या समझ में आता है, जो मेरा एक पर्सनली इसमें यानी एक पर्सनल ओपिनियन, कि कभी भी जब भी हम लोग फुफ्फुस के बारे में सोचते हैं, यानी कि आयुर्वेद के अंदर जब हम लोग चिकित्सा करने जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, और खास करके वो जो है फुफ्फुस विशेषज्ञ, रीजन ये क्योंकि प्राण व श्रोतस बोलते ही मेरे दिमाग में एक तरह से फुफ्फुस भी आता है यानी लंग्स भी आता है, और हृदय भी आता है। दोनों के दोष थोड़े से भिन्न होते हैं। यहाँ फुफ्फुस जो है वो प्रधानतः शोणित यानी कि रक्त के फेन से फुफ्फुस उद्भव हुआ है। अभी इसका कंसिडरेशन ऐसा करो कि वो बच्चे जो यानी कि जैसे एक चाइल्डहुड अस्थमा के ऊपर शायद में भी अगर एकदम लास्ट में टॉपिक रखूंगा तो मैं अलग बताऊंगा कि कैसे एक संख्या संप्राप्ति बनती है जिससे चाइल्डहुड अस्थमा यानी कि जो है एक पेडियाट्रिक अस्थमा स्टार्ट होता है। और जैसे हम कहते हैं कि जो बहुत सारे पेडियाट्रिक अस्थमा है उसमें से 20 to 30% जो है वो एडल्टहुड में भी आते हैं, और इसको डिफिकल्ट यानी इसको क्योर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। रीजन अब इसको ध्यान से समझो कि फुफ्फुस धातु के वर्धन के लिए, यानी कि जब फुफ्फुस की उत्पत्ति होती रहती है या उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ रहता है, उसमें से सबसे प्रबल जो दोष धातु है वो जो चाहिए रहता है वो हमेशा रक्त धातु होता है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी की तो हमें पता है कि रक्त धातु जो है वो अनुष्ण शीत है, लेकिन रक्त के आश्रित रहने वाला तेज महाभूत ये हमेशा उष्णता लिए हुए रहता है। यानी कि आप सिंपल भाषा में समझो तो प्राण व स्रोतस के अंदर अग्नि इम्यूनिटी ये जो है हमेशा तेज महाभूत के कारण ही बनता है, और तेज महाभूत वहां हमेशा रक्त के द्वारा ही पहुंचता है। यानी अब इसको मोटा माटी आप ऐसा एक्सप्लेन करके रख लो कि भले आप ऑक्सीजन से कंपेयर करो या आप इसको वहां के एटीपी से कंपेयर करो, ये बहुत अलग बात है, कंपैरिजन की बहुत अलग चीज नहीं है। लेकिन जितने भी रेफरेंसेस आया हुआ है उससे एक चीज समझा हुआ है कि ये पार्ट को तो आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि
अगर किसी को चाइल्डहुड अस्थमा है जो बचपन में डेवलप हुआ था और बाद में रिस्टार्ट हुआ, ऐसे चिकित्सा के अंदर हम शोणित को हमेशा टारगेट करके ही चिकित्सा करते हैं। यानी कि इसमें सिंपल है कि शोणित धातु यानी रक्त धातु जितना ही साम होगा, जितना ही प्रसादहीन होगा, उतनी रेस्पिरेटरी की इम्यूनिटी कम होती है। यानी कि इट इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लंग्स। तो शोणित पेन प्रभाव का एक तरह से आप मान के चलो कि उरस्रोतस या प्राणवशोतस में पित्त दोष ये हमेशा तेज महाभूत इस तरह से आता है। पार्ट नंबर 2, कफ का काम क्या है? तो कहा गया है कि कफ से सुतार उरह, यानी जो कफ है ये हमेशा उरह में आश्रित रहता है। अभी इसको एकदम सिंपल भाषा में देखो, क्योंकि आगे जब श्लोक आएगा, जब मैं अलग अलग श्लोक पढ़ूंगा तो आप देखोगे कि ये यही चीज है जो हम सिंपल भाषा में पहले समझने की कोशिश कर रहे हैं। कि पहले हमने ये देखा कि उरह यानी कि लंग्स के अंदर पित्त दोष कहाँ से आया और क्या करता है। अब आता है कि कफ दोष क्या करता है। तो कफ जो काम करता है, उरह जिसका स्थान है, ये 2 धातु से बना हुआ है। एक यानी कि एक महाभूत है जल महाभूत, एक है आप महाभूत। अब इसको समझ लो कि कफ के अंदर आप यानी जल महाभूत जो है ये हमेशा अभिसंदन करते हैं, क्लेदन करते हैं। यानी जब आप बोलते हो कि मेरा म्यूकस नॉर्मल है, आपको पता भी नहीं चलता कि कब म्यूकस पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लियर करते हुए डस्ट को, पोलन ग्रेन्स को, वायरस को, बैक्टीरिया को लेके निकलता है और कब हमारे पेट के अंदर चला जाता है हमको पता भी नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि ये क्लेदन यानी कि यहाँ जो जल महाभूत प्रधान है, यहाँ थोड़ी द्रवता ज्यादा है और इस कारण से वो कफ जिसके अंदर आप महाभूत ज्यादा है वो हमेशा वायु को प्राकृत गति देती है। यानी कि एकदम सिंपल भाषा में समझे तो अगर उरह आश्रित कफ जो है ये अपनी द्रवता अभिसंदन कर्म बना के रखे तो ऐसे कंडीशन में आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक कभी भी डिजीज नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्पूटम जब तक थिन होता है, जब तक वाटरी होता है, वो हमेशा जो है इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन को मदद करता है। लेकिन क्या होगा अगर उस कफ दोष के अंदर पृथ्वी महाभूत का स्थिर गुण और स्थिर गुण बनने लगे? तो ऐसे टाइम पे जो म्यूकस है यानी कि जो कफ दोष है, यानी कि कफ दोष मतलब ये रस मलभूत का एक कफ है, ये कफ के अंदर जितनी घनता आती जाती है उतनी म्यूकस की विस्कोसिटी कम होने लगती है। जितनी उसकी विस्कोसिटी कम होने लगती है उतना वो स्टेगनेंट होता है और जितना स्टेगनेंट होता है उतना ही ब्रोंकियल अस्थमा के अटैक्स बढ़ते हैं। क्योंकि पृथ्वी महाभूत उधर बढ़ना यानी वहां आमता बढ़ना, वहां जो है अवरोध उत्पन्न होना, अब उसके अंदर वो विस्कोसिटी नहीं रही है। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जब आप उरह के अंदर काम करते हो यानी कि वहां कफ के बारे में डिस्कस करते हो तो आपको ऐसे ड्रग देने हैं कि जो आप महाभूत को बढ़ाए। अब बढ़ाए मतलब ऐसा नहीं कि आपको द्रव देना है, आपको ऐसा कर्म करना है कि ये जो ग्रथित कफ है, ये वर्ड जो है कि तमक श्वास में यानी कि ब्रोंकियल अस्थमा में जो अस्थमेटिक अटैक आता है वो इसलिए आता है कि वहां जो ग्रथित कफ है, जो एकदम थिक स्पुटम है, यही अवरोध उत्पन्न करके बाकी जो है पैथोलॉजी करते हैं। यानी इधर सिंपल है, संहिताकार खुद कहते हैं कि यहाँ वात की स्पेशल चिकित्सा करनी होती है, वो बात मानने है। लेकिन ग्रथित कफ को अगर आपने चिकित्सा में नहीं उतारा यानी इसके ग्रथित कफ के बारे में नहीं सोचा तो अस्थमेटिक अटैक आते रहते हैं और हमेशा वो बढ़ता रहता है। तो इसलिए जो तीनों फैक्टर है, वो तीनों फैक्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो पहला था पित्त यानी कि तेज महाभूत बनाए रखना, और दूसरा जितना उष्णता होगा उतना जो है अग्नि बढ़ेगी और जितना अग्नि बनेगी उतना स्थिर गुरु और शीत गुण का कभी बढ़ेगा नहीं। यानी कि कफ दोष के अंदर जल महाभूत को बनाए रखना है और पृथ्वी महाभूत को कफ करना है। अब इसका मतलब ये थोड़ा थियोरेटिकली ऐसा लग रहा है कि आपको मतलब बहुत ज्यादा हम लोग बात कर रहे हैं, बट नहीं। अब इस कॉन्सेप्ट को या ये स्लाइड को आपने कहीं स्क्रीनशॉट करके रख लो। आप नेक्स्ट टाइम जब भी कोई जो मेडिसिन आप उठाओगे श्वास के लिए, या आप भले श्वास कुठार जैसा रस हो, भले आप उसके समीर पन्नग के बारे में बात करें, रस सिंदूर के बारे में बात कर रहे हैं, मल्ल सिंदूर के बारे में बात करें, सब के सब काम इसी तरह से करते हैं कि वो ग्रथित कफ को जो है अवरोध नाशित करना, यानी वो पिघलाते हैं। यानी उनके अंदर इतनी उष्णता होती है, इतनी उष्णता होती है कि अवरोधात्मक संप्राप्ति जो ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर होता है उसको कम करते हैं।
तो इसलिए ये स्लाइड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जो पूरे ट्रीटमेंट में इसी को टारगेट संहिताकारों ने किया। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, जो हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं, कि भाई वायु का काम। यहाँ तो प्राण वायु है, उदान वायु है, प्राण इंस्पिरेशन करता है, वायु जो है उदान वायु जो है एक्सपिरेशन करता है, प्राण वायु जो है ऑक्सीजन लेके जाता है, उदान वायु जो है मेटाबॉलिक वेस्ट लेके बाहर निकालता है। ये सब में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर जो अभिसंधि क्लेदन गुण कफ का बना रहे, जो अनवरोधित होता है, जो किसी वायु की गति को रोकता नहीं है, तो आपका नॉर्मल रेस्पिरेटरी सिस्टम नॉर्मल ही रहेगा। लेकिन जहां वही कफ ग्रथित होने लगता है, शीत गुण एक ऐसा है जो हमेशा अग्नि मंद करती है, और वहां जो कफ है उसको ग्रथित करती है। ग्रथित कफ से अवरोध होगा और हमेशा वायु का विगुणित होगा, यानी कि वहां जो है वायु का प्रकोप होगा। अब यही वायु का प्रकोप जो है आपको ब्रोंकियल अस्थमा करता है। यानी ऑल इन ऑल सिंपल, कि आप देखो कि 3 स्टेप में कैसे डिवाइड किया। पहले स्टेप में हमने अग्नि के बारे में बात की, कि जो रक्त आश्रित रहता है। दूसरे पार्ट में मैंने बात की कि कैसे उस अग्नि का जो है नॉर्मल रहता है, अगर जो आपका कफ है वो ग्रथित ना हो, वो द्रवभूत ज्यादा हो, जल महाभूत प्रधान हो। लेकिन आपके संख्या संप्राप्ति से या हेतु से अगर उस कफ के अंदर जल महाभूत के बदले पृथ्वी महाभूत बढ़ने लगी, यहाँ कफ ग्रथित होने लगी, तो वायु का होना ही है। इस सब में समझने की बात सिंपल यही है कि चिकित्सा जो है सबसे प्रधान कफ की होनी चाहिए। कफ की चिकित्सा हो, अग्नि अपने आप बढ़ेगी, कफ का अवरोध हटेगा, वायु का अपने आप जो है अनुलोम होने लगेगा, यानी कि जो ब्रोंकियल अस्थमा की अटैक्स है वो कम होने लगी। अब इसमें दूसरा भी कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आगे जब आप देखोगे ट्रीटमेंट, चलो हम ट्रीटमेंट के बारे में कभी बात करेंगे। यहाँ कोई भी क्वेश्चन ऐसा चीजें है कि जो नहीं समझ में आए, आप डिस्कस कर सकते हो। मैं थोड़ा ऐसा आपको लगे कि मैं अपना मन का वक्तव्य बना रहा हूँ, पर नहीं, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें जो मैंने समझी है कि संहिताकारों ने वात और मतलब यहाँ वात दोष को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जिसे हर व्याधि में अलग अलग चीज को देते हैं, खास करके तमक श्वास के अंदर। अब देखो जो श्लोक है, यानी कि जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे, अब देखो कि कैसे संहिताकारों ने उसी चीज को, यानी कि जो 3 कॉन्सेप्ट को मैंने अलग अलग बताए हैं, वो 3 कॉन्सेप्ट, यानी कि एक बियॉन्ड, मुझे ऐसा लगता है कि श्लोक के पीछे मुझे वो समझा। अभी मैं श्लोक पढ़ के बताता हूँ, और मैंने इस पूरे श्लोक चरक चिकित्सा स्थान 17वें अध्याय में जो दिया हुआ है, इसमें ये 6 वर्ड को निकाला है। अब फिर मैंने इसे थोड़ा अपने लॉजिक लगा कि वो मैंने पहले की संप्राप्ति बनाई थी। कि देखो संहिताकारों ने लिखा क्या है कि यदा वायु प्रतिलोम श्रोतांसी प्रतिपद्यते तदा स वायु, यानी कि यहाँ जो वायु है, यहाँ श्रोतस में अपने आप आश्रित होता है, परंतु कि श्लेष्मणा समुद्रेते ग्रीवा शिरस संग्रह पीनस करोति, यानी कि श्लेष्मा के प्रकोप होने से, यानी कि अब जो बात आ रही कि श्लेष्मा कौन सा, पृथ्वी महाभूत प्रधान वाला श्लेष्मा, कफ दोष, जिसके अंदर शीतता ज्यादा है, जिसके अंदर जो है स्थिरता ज्यादा है, जहाँ गुरु ज्यादा है, इसी कारण से वो कफ है वो चल नहीं पा रही है, एक जगह से दूसरी जगह निकल नहीं पा रही है। क्योंकि निकलने के लिए, जाने के लिए, या जो हम लोग कहते हैं म्यूकोलाइटिक एक्शन या म्यूकस बाहर सीक्रेट होने के लिए वहां द्रवता चाहिए, वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। इससे बात क्या होता है, इसके कारण इसके पश्चात, यानी देखो कि क्या हो रहा है कि श्लेष्मा के पश्चात, यानी कि यही जो पश्चात है, श्लेष्मा आवृत्तो, यानी प्राण व श्रोतस अब इसी पृथ्वी महाभूत प्रधान श्लेष्मा से आवृत हो जाती है। इतनी घन होती है, इतनी स्थिर होती है, इतनी शीत होती है कि वायु संचलित ही नहीं कर पाता है। इसलिए मैंने दूसरा वर्ड लिखा है श्लेष्मा आवृत्तो। थर्ड में लिखा है कि जैसे आवृत होती है, कंठे घुरघुर शब्द करोती, यानी कि जो हम लोग रोंका है या हम लोग जो व्हीजिंग कहते हैं कि जो एबनॉर्मल लंग साउंड है वो यहाँ आना चालू होता है। अब डिपेंड अपॉन ये कितना सीरियस है, यहाँ लिखा है कि प्राणा अधिष्ठान हृदय प्रपीड़ित श्वास च करोति, यानी प्राण अधिष्ठान हृदय जो है उस स्थान पे जो है श्वास करती, यानी कि अब वो जाके गुरगुर शब्द अर्थात यानी कि ब्रोंकियल अटैक आने लगता है। अब इसमें आगे नेक्स्ट लिखा है कि ब्रोंकियल मतलब अटैक आते समय ब्रेथलेसनेस कितना होता है कि लोगों को लगता है कि तम में प्रवेश करना, यानी अंधकार में प्रवेश करना। अब यहाँ अंधकार भरे लो, लेकिन अंधकार यहाँ एक 2 वचन ले सकते हैं। एक तो ये तम, आपको पता है कि तम जो है एक तरह से हम हमेशा घोषित करते हैं कि ये मानसिक कफ का गुण है। तब
क्योंकि तम जो है हमेशा कफ बढ़ाता है। तो इनका कहना का ये मतलब है, से इंद्रिय है, यानी कि अगर ये बहुत ज्यादा बढ़े, बहुत सीवियर हो, तो तम यानी कि अंधकार, यानी कि ऑक्सीजन कम होने से में भी ये गुण जो है फिर से जो है कफ जो है की तरह कफ की तरफ प्रवाहीवाची करता है, और ये अवरोध करके अगर बहुत ज्यादा बढ़े तो तम में प्रवेश करता है। इसलिए हम इसे तमक श्वास कहते हैं, यानी ऐसा श्वास कि जिसमें तम में प्रवेश कर सकता है, यानी कि जो है पेशेंट जो है सेमी अनकॉन्शियस या सीवियर हो सकता है, इसलिए हम इसे कहते हैं। आगे आप देखोगे प्रविष्यते निश्चय भवति करोति, लेकिन नेक्स्ट लाइन में फिर लिखा है कि अमुच्यमाने न कफनाति व दुखति भवति तदेव श्लेष्माणो विक्ष्मशांते मुहुर सुखम प्राप्त करोति, यानी कि अब ये बात अलग अलग आती है कि यही कफ है जो बार बार जो है दूषित कर रहा है। लेकिन नेक्स्ट वाले लाइन को बहुत ध्यान से देखिए कि वात कफ स्तब्धत्वात् उष्ण अभिसंधि, ये सिंपल है कि जो वायु और कफ है, यानी ये जो कफ है, जो पृथ्वी महाभूत प्रधान कफ हो गया, इस कफ ने वायु को तो स्थगित कर दिया, लेकिन इस कफ ने उष्णता को भी कम कर दिया, यानी रक्त व स्रोतस जो उष्णता लेके आ रही थी, जो अग्नि महाभूत को लेके आ रही थी, वो भी कम हो गया। यानी कि एक ही कफ जो है एक ही एंगल से तीन अलग अलग संप्राप्ति को दे रही है। फिर नेक्स्ट में वो कहा है कि जो शयने ने, यानी कि पार्श्व में सोने से ये बढ़ने लगता है, इसलिए बढ़ने लगता है कि सोने के बाद हम खुद मानते हैं कि सोते समय, यानी कि जो शयन करता है या सोता है, उस समय वापस से जो है अवरोधात्मक होने के कारण जो है सिम्टम बढ़ने लगता है, इसलिए बैठते हैं। अब इसके बाद वापस से आप देखोगे कि बाकी की जगह जो है हेतु के बारे में बात कर रहा है, यानी सबसे पहले ये एक पहली बार ऐसा आपने देखा होगा कि व्याधि होगा कि जिसमें संहिताकार पहले संप्राप्ति के बारे में बात करते और बाद के लास्ट में हेतु जो है हेतु के बारे में बात करे, यानी कि संख्या संप्राप्ति जो है कोई भी हेतु हो बनेगा इसी तरह से। इसलिए जब हम पीछे डिस्कस कर रहे थे, फिर से बात कर रहा था कि शोणी, कफ और वाह, ये तीन ही मेरे ख्याल से इस पूरे जो 15 लाइन के श्लोक है, इसी के अंदर ये तीन ही चीजें जो संहिताकार अलग अलग एंगल से कहने चाहते हैं। आगे का बात है कि हेतु के बारे में बात करें तो एकदम सिंपल संहिताकारों ने लिखा है कि जब भी मेघ आएगा, यानी कि जहां भी एटमॉस्फेरिक कोल्ड होगा, यानी यहाँ मेघ का एक्सप्लेन रिलेशन लेते हैं कि वर्षा ऋतु में जितने भी ब्रोंकियल अस्थमा के केसेस है वो बढ़ने ही वाले, इररिस्पेक्टिव ऑफ कितना भी हो नहीं हो, क्योंकि ये लीन दोष है, ये लीन है, यानी कि इसके अंदर जो शीत गुण है वो इतना लीन है कि जब भी शीत गुण की वृद्धि होगी वो हमेशा ही बढ़ेगा। शीत अंबु यानी ठंडा पानी जहां मिलेगा, जहां ठंडे पानी में नहाएंगे, जहां ठंडे जगह जाएंगे, ये फिर हो जाएगा प्रागवात, यानी हवा का सेवन करना। तो ये जो चीजें है ये शीत गुण को बढ़ावा देती है, यानी कि जितना शीत गुण बढ़ता है उतना वो खाली वायु नहीं, सबसे ज्यादा संप्राप्ति भंग मतलब जो प्रकोप करता है वो कफ का, क्योंकि कफ जो पहले से ही जो है संप्राप्ति लिए हुए उरम यानी लंग्स के अंदर जो घन होके बैठे हुए, जिसके अंदर पहले ही शीत प्रधान है, उसको अगर शीत ऊपर से मिले तो वो और घन होने लगता है। और जैसे हम कहते हैं कि किसी भी ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर जो सबसे चैलेंजिंग काम होता है वो है कि जो ईओसिनोफिलिक या जो है जो सल्फाइड बॉन्ड होता है जो उसके म्यूकस के होते हैं काफी ठीक होते हैं। यानी कि जब आप बात करते हैं कि स्टेटस अस्थमेटिकस, जो हम लोग आगे बात करेंगे, स्टेटस अस्थमेटिकस यानी कि आपको स्टीरॉइड ही चाहिए, बिकॉज विदाउट स्टीरॉइड जो जो स्पुटम है या जो कफ है या जो म्यूकस सिक्रेशन है वो पूरा चॉकअप कर देगा, इतना सीवियर होता है। तो यानी कि आप मॉडर्न भी कंपैरिजन करें तो वो भी उस स्पुटम को और उस स्पुटम की इंड्यूस जो ब्रोंकियल एलर्जी उसको बात करते हैं। और यहाँ जो है सबसे इंपॉर्टेंट कि संहिताकारों ने कहा है कि यहाँ वायु जो है एक्सटर्नल कॉज से, यानी कि एक्सटर्नल कॉज अगर मिले तो ही वो प्रकोप होता है, जिसकी चिकित्सा अलग से कही गई है। और कफ आहार विहार करे तब तो डेफिनेटली इनको होता है, डेफिनेटली होता है, मतलब कि इनको हमेशा तकलीफ होती ही है। अभी यहाँ जो श्लोक आगे आया हुआ है ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने कहा कि नवतमक श्वास, यानी कि जो हम लोग क्लेम करते हैं कि आपका हम अस्थमा ठीक कर देंगे, ठीक कर दे, वहां एक दो पॉइंट आता है। देखो, जो चाइल्डहुड अस्थमा है उसको ट्रीट करना अभी भी डिफिकल्ट जाता है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि ट्रीट होना मतलब कि वो सिम्टोमेटिक क्योर हो जाता है, वो सिम्टोमेटिक क्योर होगा बट मे बी 2 साल बाद 3 साल के बाद फिर से आएगा। तो आपको हमेशा एक अस्थमेटिक पेशेंट के लिए ना आयुर्वेदिक टर्म्स में भी आपको प्रिपेयर्ड रहना है। हाँ, ये है कि जो आप
इनहेलर्स डेली लेना पड़ता है, स्टेरॉइड लेना पड़ता है, मल्टीपल टाइम हॉस्पिटल एडमिशन होते हैं, वो आप अपनी चिकित्सा से काफी कम कर सकते हैं। तो इसमें सिंपल है कि नवतमक श्वास क्वचित साध्य, मतलब नवोत्थित श्वेत क्वचित साध्य भवति, पर जीर्ण स्तमक श्वास जो होता है वो हमेशा औषधि से याप पे ही होता है। यानी कि जैसे अस्थमैटिक पेशेंट हमारे पास जो होते हैं, जो जिनको 8-8 10-10 साल से, उनको वो नॉर्मल भी रहते हैं, इवन तब भी हम उनको बोलते हैं कि वर्षा ऋतु के पहले आपको आके बस्ती लेनी है। वर्षा ऋतु के पहले 7 दिन की योग बस्ती आपके सिम्टम्स को नियरली कम करके देगा, आपके हॉस्पिटल एडमिशन जो है उसके रेट को कम करके देगा, आपके जो सीवियरिटी है उसके रेट को कम कर देगा। सेम टू सेम हम बस्ती की कल्पना करते हैं या बस्ती एडवाइस करते हैं शीत ऋतु आने के पहले। यानी कि जिसको सीवियर ब्रोंकियल एलर्जी है, जिसको सीजनल ब्रोंकियल एलर्जी है, जिसको सीजनल ब्रोंकियस अस्थमा है, या जो भी ब्रोंकिक्टेसिस के है, या जिसको मतलब एक सीजन के अंदर स्पेसिफिक सिम्टम्स होता है, ये सबका चिकित्सा खाली बस्ती है। यानी बस्ती इन लोग के लिए सेपरेट किया गया, और ये हम लोग प्रोफिलैक्सिस बस्ती कहते हैं कि जहां प्रोफिलैक्सिस डोज में दो और आपका पेशेंट ठीक रहता है। यानी उसमें आप चिकित्सा आपको चालू करना है, बट ये आपकी बात है, यानी कि आपको ये बस्ती के बारे में चाहिए है। अब ये ना बस्ती का श्लोक कहीं आया हुआ नहीं है, लेकिन बस्ती चिकित्सा जब आप पढ़ोगे और वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ोगे तो वहां उल्लेख आया हुआ। तो ये प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा यूज करने वाली चीज है, और पेशेंट इससे बहुत इंप्रेस होता है। ये चीज मैं आगे स्लाइड्स में नहीं डाला हूं, बट ये आप समझ लो कि प्रिवेंटिव बस्ती चिकित्सा ब्रोंकियल अस्थमा के लिए हमेशा बेस्ट चॉइस होता है। हम इसके अंदर वमन देने की कोशिश करते हैं, पर जिस तरह से हम वमन देते हैं उसके ऊपर भी चलो आगे डिस्कस करेंगे कि क्या वमन की जरूरत है, और देंगे तो किसको दे सकते हैं। मतलब हर पेशेंट को वमन नहीं सूट होता, खास करके ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर। चलो उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अब इसमें दो टाइप है कि संहिताकारों ने कहा है कि स एवर ज्वर मूर्छा परिजित प्रथमक इति संज्ञा लब्धते, यानी कि आपके अस्थमैटिक पेशेंट को अगर फीवर आने लगे, सेकेंडरी इन्फेक्शंस होने लगे, उसको जो है बाकी सिम्टम्स इन्फेक्शंस के आने लगे, तो ऐसे टाइम पे जो तमक श्वास है वो प्रतमक श्वास हो जाता है। प्रतमक श्वास थोड़ा और डिफिकल्ट होता है इससे ट्रीट करने में, और जो इन्फेक्टिव ब्रोंकियल अस्थमा है ऑफ कोर्स उसके अंदर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की हम बात कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में देखा जाए तो ये प्रतमक श्वास को हाथ नहीं लगाए तो ही बेटर है। क्योंकि जहां तक हमारा एक्सपीरियंस है वो हमेशा ऐसा होता है कि जो ब्रोंकियल अस्थमेटिक पेशेंट है, जैसे मैं हर बार इवन अस्थमा की लेक्चर में ही कहता हूँ कि अस्थमेटिक लेक्चर मतलब अस्थमेटिक पेशेंट जो है, आपके पास ट्रीटमेंट लेने आए, आप हमेशा SpO2 चेक करो। ब्रोंकियल अस्थमा किसी को भी है या कोई भी अगर डील कर रहा है, तो कितना भी सीवियर उसका अगर अस्थमेटिक अटैक हो, उनका ना कभी ऑक्सीजन ड्रॉप नहीं होता, उनको कभी सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होता। बट अगर कोई जो अस्थमेटिक पेशेंट है, अगर उनका ऑक्सीजन ड्रॉप होने लगे, इवन 94 आने लगे, वो डेंजरस अस्थमा होता है। बिकॉज अस्थमेटिक पेशेंट का सेचुरेशन ड्रॉप होना, यानी कि जो भी म्यूकस थिकनिंग है ये बहुत ज्यादा है। ये मे भी आपका ये आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑन द स्पॉट उतना नहीं काम करे। कुछ कुछ लोग का एक्सपीरियंस है कि इसके अंदर हम लोग मल्ल सिंदूर जैसे कल्प या दरस सिंदूर जैसे कल्प यूज किए हैं, बट मेरे ख्याल से आप हर जगह रिस्क नहीं ले सकते, आपके पास चॉइस नहीं। तो ऑफकोर्स हम आगे बात करेंगे कि कैसे सद्य जो सीवियर अस्थमेटिक पेशेंट है कैसे से उसके अंदर यूज कर सकते हैं, बट बाकी जगह आप जो है क्रॉनिक अस्थमा जो ज्यादा अटैकिव नहीं है, जिसके अंदर सेचुरेशन नॉर्मल है और जो इन्फेक्टिव नहीं है, ये दो को अगर ट्रीट करें तो जीपी लेवल पे या प्रैक्टिस लेवल पे काफी अपने लिए बेटर रहेगा। तो यानी कि ऑल इन ऑल की क्या संप्राप्ति है तमक श्वास की या ब्रोंकियल अस्थमा की? ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर जो प्रधान है वो हमेशा कफ दोष ही है। यानी ब्रोंकियल अस्थमा का पेशेंट नेक्स्ट टाइम आप देखो या किसी के लंग्स में आप देखो कि और इवन एक इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, अगर मुझे पता नहीं कितने लोगों आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो अस्थमेटिक पेशेंट है ना, उसको अगर अस्थमा नहीं रहे और आप उसका ऑस्कल्टेशन करो, फिर भी एक ऐसा लोब या ऐसा पैच मिलता ही है कि जिसके अंदर लंग्स एबनॉर्मल साउंड आता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो पैच जो है या वो लोबार साउंड जो है या जो भी वो सेगमेंट में साउंड आ रहा है, वही जो है किसी संप्राप्ति को बढ़ाता है। यानी कि वही जो है दोष या हेतु पाके हमेशा प्रकोप होता है और फिर वही जो है सिम्टोमेटिक करता है। आप इस चीज को नेक्स्ट टाइम जरा ध्यान से देना कि जिसको संप्राप्ति है यानी कि ब्रोंकियल हिस्ट्री है और आपके पास रेनी सीजन में आता है, उसको संप्राप्ति नहीं रहे फिर भी साउंड स्टार्ट होता है,
यानी कि आपको ये संप्राप्ति पे ध्यान देना है कि तमक श्वास के अंदर उस लोभ को वापस नॉर्मलाइज करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है हमेशा। लेकिन उस दूषित एरिया के अंदर यानी वो जो दोष वहां चिपका है या लीन है, वो उसकी चिकित्सा कैसे करे और संप्राप्ति न बने, इसके लिए हमेशा कफ को प्रधानता देनी पड़ेगी। और जो कफ का नेचर है वो हमेशा है स्थिर, गुर गुरु और शीत। यानी वहां जो कफ है वो बहुत ही स्टेगनेंट कफ है, जिसके अंदर बहुत स्निग्धत्वाद है, यानी कि बहुत चिपचिपापन है। और उसी स्टेगनेंट के कारण जो है सब संप्राप्ति चालू हो रही है। अब वहां जो है प्रधान ऑफकोर्स वात और पित्त का इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पहले ही बताया कि एज रिलेटेड इम्यूनिटी, ये खास करके चिकित्सा उसके लिए काम आती है जो चाइल्डहुड अस्थमा है। ऑफकोर्स उसके ट्रीटमेंट में आगे थोड़ा सा अलग बताऊंगा कि एक्स्ट्रा क्या डालते हैं। बट यहाँ जो मल है यानी कि जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ये रस का मल हमेशा कफी होता है। यानी कि पहले ही उधर कफ वृद्धि हो रही है, और कफ वृद्धि के कारण जो है ये सबसे बड़ा कॉज है अग्निमंद, और जितना अग्निमंद उतना मलभूत कफ बनेगा। स्रोतस जो है इंपॉर्टेंस दोनों को देनी है, प्राण व स्रोतस और अन्न व स्रोतस। अभी आप देखोगे कि यहाँ जो संप्राप्ति यानी तमक श्वास के अंदर ट्रीटमेंट में आप देखोगे कि प्राण व को ज्यादा वैल्यू दिया है, लेकिन मैंने पहले भी बताया कि प्राण व स्रोतस के अंदर अन्न व स्रोतस को अगर आप एक्सक्लूड करते हो और उसकी चिकित्सा के बारे में सोचते ही नहीं, तो वहां थोड़ी ना डिफिकल्टी हो जाती है ट्रीट करने में। इसलिए कोई भी कास श्वास प्रतिशया हो, उसमें अग्नि तो होना इंपॉर्टेंस यानी उसकी संप्राप्ति होना बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए अन्न व स्रोतस आमाशय हमेशा इधर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आमाशय की चिकित्सा अगर करो यानी वहां कफ प्रकोप न हो, तो ऑफकोर्स वो पेशेंट को कभी भी कोई भी रेस्पिरेटरी इलनेस नहीं होगा। इसलिए जो आमाशय है वो तीनों संप्राप्ति के लिए जिम्मेदार है। ये सिंपल है, ये कुछ अलग नहीं है। शीत रुक्ष अगर आपका एनवायरमेंटल फैक्टर है, सीजनल फैक्टर है, तो भी आपका ब्रोंकियल अस्थमा एग्जैबरेट होगा। अगर वो आपका बैड डाइट है, जो मैंने फिर से प्रतिशय और कास्ट में बात किया था, मैंने एक एक चीज को इवेलुएट किया था कि कैसे लेट नाइट खाना, कैसे खाने के बाद एकदम भर भर के डेजर्ट्स लेना, कोल्ड ड्रिंक्स लेगा, भर भर के ठंडा पानी पीना, ये सब डायरेक्टली प्राण व स्रोतों को दुष्टि का कारण है। अगर आपका पेशेंट ये सब करता रहता है, या ये सब जैसे लोग बोलते हैं कि मैं तो खाली मीठा खाता हूँ, मैं तो खाने के बाद खाली डेजर्ट खाता हूँ, ठंडा पानी भी नहीं पीता हूँ, कहीं भी नहीं जाता हूँ, फिर भी मुझे अस्थमा का अटैक आता है, तो आप ठंडा पानी तो नहीं पीते हो, लेकिन आप कफ प्रकोपक आहार तो करते हो। आपको ऐसा लगता है कि वो स्वीट खाने से जो इतना गुरु है, इतना शीत गुणात्मक लिए हुए है, जिसमें अग्नि भी नहीं है और वो भी ठंडा करके और ठंडे पानी के साथ, तो अगर आपको पहले से अस्थमेटिक हिस्ट्री है और एनवायरमेंटल शीत है, तो संप्राप्ति बढ़ना ही है। इसलिए हमेशा याद रखना कि खाली ठंडे से नहीं, इवन कफ प्रकोपक आहार उतना ही मतलब इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। और तमक श्वास के अंदर यानी अस्थमा के अंदर तो वो तो सबसे मेन फैक्टर है, यानी कि मधुर रस और मधुर रस का अति सेवन। ये आप अगर मधुर रस के अति योग के लक्षण में भी देखोगे तो कास पीना श्वास सब कफ। तो आज का जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है ये मोर शुगरी फाउंडिंग है, यानी कि पैलेटेबल चीज के ऊपर हर चीज को शुगर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पहले जैसा अब कंडीशन नहीं रहा, जो चीजें या सिम्टम्स है धीरे धीरे और आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब बात आती है कि ब्रोंकियल अस्थमा, यानी कि अगर हम देखें एक समरी, तो ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर हमने क्या समझा। ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर एकदम सिंपल लैंग्वेज में ये समझा कि चरक संहिता के अंदर ये श्लोक के जो मत है वो यही है कि इंपॉर्टेंस आपको देना है इस कफ दोष को। ये कफ दोष ऐसा रहे कि इसके अंदर द्रवता रहे, आप महाभूत प्रधान रहे, और ये आप महाभूत प्रधान तब तक रहेगा जब तक अग्नि प्रॉपर रहेगी। जिस वक्त अग्नि मंद होगा उसी समय इस कफ के अंदर जो है शीत गुण बढ़ता रहेगा, क्योंकि अब अग्नि वहां है नहीं इसको बचाने के लिए, यानी आपकी इम्यूनिटी बचाने के लिए। तो आप देखो कि अग्नि आपके कफ को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कैसे इन्फ्लुएंस करती है। तो इसलिए आप अब चिकित्सा के बारे में जब हम बात करेंगे, तो चिकित्सा को देखो कैसे इन्होंने डिवाइड किया है। पहला चिकित्सा है एक्सटर्नल, यानी कि आउटसाइड चिकित्सा। अभी आप फिर से वही कॉन्सेप्ट इमेज करो, हम जो भी आगे मेडिसिन के बारे में बात करेंगे कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है कि पहला चिकित्सा है कि आक्त, यानी कि वहां जो वो कफ है, यहाँ वो ग्रथित कफ जो है, या जो वो साम कफ है, देखो वर्ड लोग अलग यूज करते हैं, आप उसको अवरोधित कफ बोलो, आप उसको श्लेष्म आवृत वात बोलो, वो भी फिट बैठता है।
आप उसको साम कफ बोलो, वो भी बैठता है, या आप उसको जो है पृथ्वी महाबुंद स्थिर कफ बोलो, वो भी है। आप हर प्रोफेसर, हर प्रैक्टिशनर उस कफ को अलग अलग परिभाषा देगा, लेकिन एट द एंड वो कफ जो है स्थिर कफ है, शीत कफ है, यही एक समरी निकलेगा। तो यानी कि उस स्थिर कफ को या शीत कफ को मुझे दो चीज देना है। एक तो मुझे उष्णता देना है, और मेरे पास ऐसा लाइन ऑफ ड्रग है कि जो कफ का विलयन करे, और कफ का विलयन हमेशा उष्ण गुण करता है। यानी कि पहला जो क्राइटेरिया है वो ये है कि मेरे ड्रग के अंदर जो जो इसमें देखो दो ड्रग आते हैं। एक है फास्ट एक्टिंग, यानी कि आपका पेशेंट अगर अस्थमेटिक अटैक के साथ आता है तो हम कहते हैं कि प्राणवशोथस के लिए मुहुर्मुहुर चिकित्सा देनी चाहिए, हम देते हैं। पर मुहुर्मुहुर क्या देते हैं? मुहुर्मुहुर ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर वो चिकित्सा देते हैं जो आगे हम बात करेंगे, कि जिसके अंदर उष्णता बहुत ही ज्यादा हो, यानी जो तुरंत जाके अग्नि वृद्धि करे और साथ ही साथ इस कफ का विलयन करे। यानी जो आप आयुर्वेद के अंदर देखोगे तो एकदम एक्सट्रीम तीक्ष्ण ड्रग जैसे हेमगर्भक पोटली और मल्ल सिंदूर एक लाइन है, फिर उससे थोड़ा कम दर्द सिंदूर है, उससे थोड़ा माइल्ड रस सिंदूर है, उससे भी थोड़ा माइल्ड समीर पन्नक है। तो ये ना इस तरह से इसकी उष्णता होती है। यानी कि आप जब पढ़ते हो और आप कहीं भी कुछ भी देना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि अरे रस सिंदूर नहीं मिला तो समीर पन्नक दे दो, अरे समीर पन्नक नहीं मिला मल सिंदूर दे दो, या दर्द सिंदूर दे दो, तो ऐसा नहीं चलता। ये ड्रग जो है उत्तर उत्तर तीक्ष्ण होते हैं। यानी कि जितना सौम्य समीर पन्नक होगा जो आप लॉन्ग टाइम तक दे सकते हो, उतना ज्यादा प्रिकॉशन आपको दर्द सिंदूर में लेना पड़ता है। उससे ज्यादा प्रिकॉशन आपको जो है रस सिंदूर में, और उससे ज्यादा मल्ल सिंदूर तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली प्रिकॉशन लेके आपको देना पड़ता है, क्योंकि ये सब चीजें बहुत ही उष्ण होती है। और भले टेक्स्ट बुक में पढ़ते समय हम कहे कि ये सब के सब जो है प्राण व श्रोतस में काम करते, तो ऑफकोर्स काम करते, लेकिन प्राण व श्रोतस पे काम करने वाले जितने भी कल्प है, सबसे ज्यादा हर एक में हड़ताल है। इसलिए आपको ये चीज याद रखना कि हड़ताल या जो मनशीला कल्प है, इसे हम आर्सेनिक मानते हैं। तो आर्सेनिक या हड़ताल जो है ये बहुत ही तेजी से प्राण व श्रोतस के अंदर सूक्ष्मता से जाता है, रैपिडली काम करता है, बट इसकी डोजिंग और चीजें जो है बहुत काफी सोच के रखना पड़ता है। तो ये है एक जो है एक तरह से आपका एक्यूट चिकित्सा। क्रॉनिक चिकित्सा जो हमारे पास पेशेंट ज्यादा आता है या हमें ज्यादा इंट्रोड्यूस उसमें करना है, उसमें भी एम यही रहेगा कि एक तरह से पहली बात उस जगह पर कफ का विलयन करो, कफ का जो हेतु है उसको हटाओ, और फिर उस स्रोतस को ब्रोहण दो, यानी कि ब्रोहण। तो हम आगे बात करते हैं। अब बात आती है कि एक्यूट कंडीशन में जैसे संहिताकार के अंदर आप अगर देखोगे तो एक श्लोक आया है कि स्निग्ध लवण तैलेना ते घृतित कफ। देखो वर्ड आया हुआ है, यानी कि जो संप्राप्ति में नहीं दिया था वो यहाँ संहिता ने कारों ने एकदम क्लियर कट दिया हुआ है कि जो ये कफ है जो ब्रोंकियल अस्थमा कॉज कर रहा है, ये ग्रथित कफ है। इस ग्रथित कफ को अगर मुझे पतला करना है या ये नहीं करना है, यानी कि इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, तो इसके लिए पहले तो मुझे चाहिए लवण, क्योंकि ना मधुर ना अम्ल ना कटु तिक्त कसाय इस ग्रथित कफ को कोई भी जो है विलयन नहीं कर सकता, और बिना लवण के खाली तेल देना वो भी एकदम यूजलेस। तो इसलिए हमेशा आपको देखना पड़ता है कि संहिताकारों ने तेल लवण के साथ ही कॉम्बिनेशन क्यों बताया, क्योंकि तेल जो लवण है इसका एक बहुत अच्छा गुणधर्म है कि ये श्रोतोगामी होता है। यानी कि भले हम कहे कि हम लोकल एप्लीकेशन बाहर से दे रहे हैं, लेकिन उस तेल के साथ अगर लवण को मिला दे तो वो उर आश्रित जो कफ है वहां हल्का सा उष्णता बढ़ाता है, शीत गुण को कम करता है, और कफ के विलयन में बहुत ज्यादा ही काम करता है। इसलिए संहिताकारों ने सबसे पहले कहा है कि आक्त तेले लवणे न, यानी कि तेल लवण से पहले अच्छे से आगे और पीछे, यानी खाली उरा नहीं, यहाँ उर का अर्थ आता है कि चेस्ट के ऊपर भी, बैक के ऊपर भी, शोल्डर के ऊपर भी, जो है इवन स्कैपुलर रीजन के ऊपर भी, पूरे एरिया को एकदम अच्छे से जो है स्नेह युक्त यानी कि लवण युक्त तेल है उसके साथ पूरे अच्छे से पहले आपको स्नेहन करना है। स्नेहन करने के बाद फिर स्वेदन करना है। स्वेदन यानी कि आप उष्णता और दे रहे हो। उस उष्णता देने से जो ग्रथित कफ है उसका विलयन और हो जाता है। और ये दो चीज कर क्या रहे, जो स्वेदन कर रहे हो या आप जो तेल का उपयोग कर रहे हो, इससे आप उसके अंदर आर्द्रता लाने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि जो पृथ्वी महाभूत यानी कि पृथ्वी का जो गुण धर्म है स्थिरता,
उसका जो धर्म है, गुरु गुण, ये सबको कम करते हो। और जल महाभूत का काम है अभिसंधन करना, यानी वहां द्रवता लाना। तो ये प्रोसेस जो है खाली छोटा सा तेल लेके 10 ml 20 ml से नहीं काम करता। आपको अगर ये इफेक्टिवनेस चाहिए तो मिनिमम आपको 60 ml 70 ml तेल, यानी कि इतना तेल, और कम से कम 1/4 जो है, मतलब एटलीस्ट हाफ जो है टीस्पून सेंधव लवण, ये दोनों को आग तक करके आप इसको लगा सकते हो। और एक खास करके आप देखोगे कि जो बच्चू है जिसको रिकरेंट ब्रोंकियल अस्थमा होता है, उसके अंदर जब उसको अस्थमेटिक अटैक होते हो तो बहुत सारे जो प्रैक्टिशनर है वो क्या करते कि आग तेल लवण जो है जो सेंधव युक्त तेल है उससे बच्चों को जो है लगाते, यानी उनको लगाते, और उनको ना यष्टि मधु की पुड़ी देते। यष्टि मधु अगर आपको लगेगा कि कफग्न काम करता है तो ऑफकोर्स कफग्न काम करता है 1-2 ग्राम से, लेकिन वहां जो प्रैक्टिशनर है वो तो 4-4 5-5 ग्राम में देते हैं। 4-5 ग्राम करने से क्या इफेक्ट होता है कि जो यष्टि मधु है ये वमन उपग्रह है, यानी कि वमन में उपयोग देता है। जब ब्रोंकियल अस्थमा की अटैक आते रहती है उस समय आपको किसी भी प्रकार का जो है एक्स्ट्रा घृतपान वगैरह की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां दोष पहले से प्रकोप है। बस आपको वमन कराना, यानी ग्रथित कफ को निकालना। तो ऐसे में जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है यष्टि मधु का उपयोग करना, या यष्टि मधु और वचा का उपयोग करना। यानी कि आप यष्टि मधु या वचा का आप अगर 5-5 ग्राम या 2-2 ग्राम में उनको जो है डाल के गर्म पानी पीने के देते हैं, तो बहुत बार पेशेंट बोलता है कि घर पे जाने के बाद थोड़ी सी उल्टी हो गई, उल्टी करने के बाद सब ठीक लगने लगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि खाली स्नेह लवण से नहीं, वहां उस कफ को निकालने के लिए आपको मेडिसिन भी चाहिए। या जो मदन फल जैसे कल्प है, यहाँ ज्यादा हम यूज नहीं करते। रीजन ये है कि मदन मदन कल्प जैसे जो ड्रग होते हैं, इनको देना यहाँ थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि उसके एपिसोड को कभी कभी ना कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एक खाली नोटिस है, ये जब लेक्चर बंद हो जाए तो आप जरा रिज्वाइन कीजिए। तो हमेशा आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप इसको प्रैक्टिस में यूज भी कर रहे हैं तो यूज करने का सबसे बेस्ट ढंग है, सबसे सेफेस्ट ढंग है यष्टि मधु और वचा का उपयोग करना। तो आप यष्टि मधु जो नॉर्मल पेशेंट को कफ के लिए देते हो उसी को बढ़ा के आप 5 से 10 ग्राम, यानी 5 ग्राम में बच्चों में बताया, 10 ग्राम अगर आप एडल्ट में देना चालू करो तो जो भी कफ है यानी कि जो है पूरा का पूरा निकल जाता है। इसे कभी कभी आप देखोगे कि बहुत सारे जो है सेंटर है, इसको कहते हैं कि अस्थमेटिक में डिटॉक्स, कफ डिटॉक्स ट्रीटमेंट, वो 500-600 का यही सेम करते हैं। आप जाओ, स्नेह स्वेदन आप लगाएंगे, आपको यष्टि मधु 5 ग्राम देंगे, गर्म पानी देंगे, भर भर के पियो, पीने के बाद पूरा का पूरा वॉमिट हो जाता है और पेशेंट को सच में आराम लगता है।